नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्ट, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने का भी विषय है। साथियों, जब कोई बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा ताकत खुलकर ये चेतावनी देने लगे कि अगला नंबर अब वेनेजुला के बाद किसी और का आने वाला है, तो ये सिर्फ एक संदेश नहीं और किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होने वाला संदेश नहीं है। यह पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए एक चेतावनी बन जाती है। जैसा कि कल हमने वेनेजुला में अमेरिका की कार्यवाही देखी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जो कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ताकत दिखाना चाहते हैं और फिर से वो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति को वापस लाना चाहते हैं। साथियों, वेनेजुला में जो घटना घटी, ये मामला केवल वेनेजुला तक सीमित नहीं था। ये साफ संदेश था मेक्सिको के लिए, कोलंबिया के लिए और क्यूबा के लिए। और अब असली सवाल यह है कि अमेरिका क्या बोल रहा है, और इस असली सवाल के पीछे का भी मत हमें जानना होगा कि क्या अमेरिका जो बोल रहा है कि वह आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, वो सच में आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ ही कार्यवाही कर रहा है, या दुनिया उस दौर में जा रही है जहां जिसके पास ताकत है उसी की सत्ता है, उसी की आवाज चलेगी, यानी कि माइट इज राइट। क्योंकि साथियों, जब बड़ी ताकतें बोलती हैं तो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, पूरे भविष्य के ऊपर असर डालते हैं। आज हम इन्हीं सारे बातों के ऊपर आप सभी के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य के साथ पूरा सुनिएगा और फिर अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आज का टॉपिक है ट्रंप वार्निंग, अगला नंबर किसका, नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, और बगल में आपको रशिया और चाइना का तनाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले कुछ समाचार पत्रों को हम ले लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये समाचार पत्र हैं, चाहे द फेडरल्स की बात करें, चाहे हम न्यूयॉर्क पोस्ट की बात करें, चाहे राइटर्स की बात करें, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें। फेडरल लिखता है ट्रम्प्स वॉर्न कोलंबिया प्रेसिडेंट टू वॉच हिज, ए के बाद डैश डैश, समझ लीजिए कि एक अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ट्रंप चाचा। थ्रेटन्स क्यूबा मैक्सिको टू। न्यूयॉर्क लिखता है ट्रंप इशूड thinly veiled warning to Mexico slams Cuba Colombia after US strikes Venezuela arrest Maduro। राइटर्स लिखता है क्यूबा के प्रेसिडेंट जो है वो डिनाउंस कर रहे हैं किस बात की, स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट वेनेजुला की। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है ट्रंप सेंड वार्निंग टू मैक्सिको, क्यूबा एंड कोलंबिया आफ्टर इन्वेडिंग वेनेजुला, समथिंग हैज टू बी डन। फिर से कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है साथियों वेनेजुला के, जब वेनेजुला में मादुरो की सरकार आई थी और उसके बाद की स्थिति दिख रही है। प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और ये प्रोटेस्ट है मादुरो की सरकार के खिलाफ। आपके स्क्रीन पर ये वेनेजुला का मैप है साथियों, और आप देख रहे हैं कि ये वेनेजुला जो है वो हैवी ऑयल बेल्ट का एरिया, यानी कि बहुत ज्यादा तेल है, उसके बाद भी गरीब है। साथियों, वेनेजुला एक ऐसा देश है जहां तेल की भरमार है, लेकिन आदमी की हालत बहुत ही खराब है। ये पूरा का पूरा जो विरोधाभास है वही इस कहानी की जो है पूरी जड़ है। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, फिर भी देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, नौकरी कम है, विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। और इसका कारण है कि सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, अमेरिका का प्रतिबंध है और तेल पर ज्यादा निर्भरता, बाकी के सारे उद्योग कमजोर, यानी कि स्थिति जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। पैसा देश में आता नहीं है, जो आता है वो आम जनता तक जो है वो पहुंचता नहीं। अमेरिका लंबे समय से साथियों वेनेजुला की मौजूदा सरकार को जो है वो वैध नहीं मानता है। अमेरिका का हमेशा ये आरोप रहा है कि निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति हैं, जिनको कल किडनैप करके अमेरिका अपने यहां लेकर गया, कल इस पर हम लोगों ने काफी लंबी चर्चा की है। अगर कल का आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो कल इसी चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी बातों को आप समझ जाएंगे। तो अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है उनका तार जो है वो ड्रग्स तस्करी से जुड़ा हुआ है। वो अपराधी जो भी गिरोह हैं उनको संरक्षण देते हैं, और अमेरिका कहता है कि ये जो निकोलस मादुरो की जो सरकार थी ना, वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, इसलिए उसको उठा के फेंक देना चाहिए। साथियों, अब तक की जो अमेरिका की नीति थी वो थी धीरे धीरे दबाव बनाने की। अभी तक अमेरिका सीधे हमले की बात जल्दी नहीं करता था, पहले आर्थिक प्रतिबंध की बात करता था, कूटनीतिक दबाव बनाने की बात करता था, विपक्ष को राजनीतिक समर्थन देता था। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, विपक्ष को राजनीतिक समर्थन, आप इसको जोड़िए उन सारे देशों पे जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुए हैं, चाहे हम नेपाल की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, आप अपने यहां भी मत भूलिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेला ऐसे ही चल रहा है, इसलिए आपको होशियार रहने की आवश्यकता है। यानी कि सरकार अगर कमजोर हो जाए और जनता नाराज हो जाए तो
बदलाव जो है वो अपने आप जो है वो हो जाएगा। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका आमतौर पे क्या कर रहा था? किसी देश के ऊपर हमने कहा कि आर्थिक प्रतिबंध लगा देता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत करता था, दबाव बनाता था और पर्दे के पीछे से सरकार को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचता था। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या है? इस बार उसने केवल प्रतिबंध नहीं लगाए, केवल बातचीत की बात नहीं की, बल्कि सीधी कार्रवाई की और गिरफ्तार कर लिया। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका कहना चाहता है कि अब हम सिर्फ चेतावनी नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैदान में से उठा लेंगे। और यही अब नीति जो है वो अमेरिका की बदल गई है, जो कि आगे बढ़कर सीधे जो है वो बातचीत नहीं, कदम उठाने की नीति की बात है। साथियों, ये जो भी अमेरिका ने किया है, इस कार्यवाही को दुनिया का एक सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इसे 3 बहुत गहरे संदेश जो है वो पूरी दुनिया को मिल रहे हैं। सबसे पहले कि प्रतिबंध लगाओ, इंतजार करो, सरकार अपने आप गिर जाएगी। सरकार नहीं गिरेगी तो विपक्ष को जो है वो मजबूत करो, सीधे कार्यवाही जो है वो विकल्प बन गए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नरमी के साथ-साथ सख्ती का भी जो है वो संदेश देते रहो। आपके स्क्रीन पर साथियों लैटिन अमेरिका कंट्रीज है, 1900 से लेकर 2030 तक की कंडीशन दिख रही है कि भैया कहां-कहां क्या-क्या हो सकता है। चाहे हम चिली की बात करें, चाहे क्यूबा की बात करें, है ना? चाहे हम बात करें इधर आपका वेनेजुला के बारे में बात करें, तो हर जगह की स्थिति है जो आपको दिख रही है किस किस प्रकार से लैटिन अमेरिका के देशों में जो है वो कंडीशन खराब होते हुए दिख रही है। साथियों, ये जो वेनेजुला में अमेरिका ने किया, इसका सीधे अप्रत्यक्ष संदेश यही है कि अगर आपको हम अवैध मानते हैं, तो अगला कदम हम सिर्फ बयानबाजी तक नहीं देंगे, हम छोटे और मध्यम देशों में डर पैदा करेंगे कि वेनेजुला और वेनेजुला के बाद कल कोई और भी हो सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहिए। साथियों, लैटिन अमेरिका के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देश जो है एक के बाद एक बयान देने लगे, जैसे कि कोलंबिया ने कल बयान दिया कि भाई ये गड़बड़ है, क्यूबा ने बयान दिया कि ये गड़बड़ है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए लैटिन अमेरिका कंट्रीज कौन-कौन से हैं। तो अमेरिका के नीचे मैक्सिको से लेकर ये सारे के सारे देश आपको जो दिख रहे हैं, इन सारे देशों को हम लैटिन अमेरिका कंट्रीज कहते हैं। और लैटिन अमेरिका का जो इतिहास है साथियों, बहुत अच्छा नहीं रहा है। लैटिन अमेरिका का जो इतिहास है वो दर्दनाक रहा है। यहाँ सैन्य तख्तापलट होती रही है, सरकारें गिराई गई हैं, बाहर से सत्ता बदली गई है और इसलिए जब अमेरिका को ऐसा कदम उठाता है, तो वहाँ के देशों को लगता है कि इतिहास कहीं फिर से जो है वो दोहरा ना दिया जाए। और साथियों, इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस चुप रहता है और सही समय आने पर फिर से वो याद दिला देता है। लैटिन अमेरिका के देशों के मन में एक पुराना डर ये भी बैठा हुआ है, और ये डर किताबों में नहीं बल्कि अपने साथ जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उन्हीं से डर है। उनके यादों में आज भी वो डर ताजा है कि जनता ने वोट देकर सरकार तो चुना, लेकिन बाहर के दबाव से क्या हुआ या कभी सेना के उकसाने से क्या हुआ कि तख्ता पलट कर दिया गया और अंत में अपनी पसंद की सरकार जो है वो बैठा दे गए। यानी कि वोट दिया जनता ने, लेकिन फैसला लिया देश के बाहर के किसी लोग ने। और इसी से एक नाम बार-बार आता है जिसका नाम है CIA, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। और वो बार-बार आती है क्यों? क्योंकि लैटिन अमेरिका में जितने भी उत्पात हुए उसमें CIA का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे हम कोल्ड वॉर की बात करें, अमेरिका सोवियत संघर्ष, तो वहां भी CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर जो है वो बार-बार गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो सरकार विरोधी समूहों को जो है गुप्त समर्थन करता है, सेना को सत्ता पलटने के लिए उकसाता है, अमेरिका के हित वाली सरकारों को स्थापित करता है। और कई देशों में ऐसा भी हुआ, जनता ने किसी और को नेता चुना, लेकिन कुछ समय के बाद सरकारें जो है गिरा दी गई और आम लोगों के मन में भावना बनी। और यही भावना जो है वो आगे कहावत के रूप में चली गई कि हमारी सरकारें हमसे ज्यादा वाशिंगटन की तरफ जो है जवाब दे। यानी सरकार जनता से नहीं डरती है, सरकार जो है वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका से डर रही है कि उसको डर है कि कहीं मुझे पद से हटा ना दिया जाए। और आज भी ये डर जो है वो जिंदा है। इसलिए जब आज अमेरिका किसी लैटिन अमेरिका देश पर सीधे कार्यवाही या गिरफ्तारी की का भाषा बोलता है या दबाव बनाता है, तो वहां के लोगों को लगता है कि क्या फिर से इतिहास लौट आया है और अगला नंबर कहीं हमारे देश का तो नहीं होगा। और यही लैटिन अमेरिका का सबसे पुराना डर है जो आज भी उनकी सोच और राजनीति को जो है वो प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर एक एक करके जो है तस्वीरें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबरिंग लिखे हुए हैं, हम समझाते हैं। ग्वाटामाला में 1954 सरकारें, क्यूबा 1961, हैती 2004, डोमिनियन रिपब्लिक 1965, प्यूर्टो रिको 1950, ग्रेनेडा 1983-84, वेनेजुला 2002 में हो चुका है ना? फिर उसके बाद फिर से रिपीटिशन है ये आपका।
पनामा 1989, निकारागुआ 81 से 90, होंडुरास 2009, एल सल्वाडोर 81 टू 92, चिली 1973। देखो नंबर्स ऑफ टाइम जो है वो यहाँ तख्ता पलट जो है वो होता रहा है ना। 56 यूएस मिलिट्री जो है वो हस्तक्षेप हुए हैं कहाँ, लैटिन अमेरिका में। ये कोई पहली बार नहीं, 56 बार इसके पहले जो है वो घटनाएं जो है वो घट चुकी हैं। और ये आप देखें आपके स्क्रीन पर, ये ग्वाटामाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ये सब सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश हैं। जैसे कि इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, और ये बीच का जो एरिया है, यहां भी सरकारें जो हैं वो अमेरिका ने खेला खेला हुआ है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की बात लैटिन अमेरिका को डराती है, तो इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वो कहना चाहते हैं कि यह एक सोचा समझा संदेश था, तो लैटिन अमेरिका इसे सिर्फ भाषण या बयान नहीं मानता है, उनके लिए एक साफ संकेत है, एक सिग्नल है। और इस सिग्नल को लैटिन अमेरिका जो है उनके दिमाग में ऐसे बैठता है कि ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है, ये सिर्फ वेनेजुला तक सीमित नहीं है, ये पूरे लैटिन अमेरिका के लिए चेतावनी है। और आज हमने जो वेनेजुला में देखा, हो सकता है कि कल हमारे यहां भी इस प्रकार की घटनाएं जो है वो देखने को मिल जाए। अब जो हमने कहा बार बार एक ही डर है कि क्या वही पुराना दौर वापस हो जाएगा, क्या सब कुछ वैसा ही वापस हो जाएगा, क्या हमारे यहाँ की सारी स्थिति खराब हो जाएगी, क्या बाहरी देश जो है वो हमारी संप्रभुता का जो है वो ख्याल नहीं रखेगी, हमारी चुने हुए सरकार को गिरा दिए जाएंगे, बाहर से आदेश मिलने लगेंगे। तो यही सारी चीजें। और लैटिन अमेरिका के बारे में हम ये कह रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में अगर हम देखें तो ये स्थिति है। अब दूसरा अगर हम बात करें, जैसे कि कोलंबिया को लेकर जो है वो धमकी मिला है ना, कोलंबिया को कहा गया कि भैया तुम भी चुप रहो। तो कोलंबिया के बारे में अगर हम बात करें साथियों, कोलंबिया को पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, जिसके बाद आपको स्थिति समझना और भी आसान हो जाएगा। साथियों, ये वेनेजुला है, इसके जस्ट पीछे आपको कोलंबिया जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कोलंबिया की बात करें साथियों, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है गुस्ताव पेट्रो, उनके ऊपर कहा जाता है कि वो ड्रग्स बनाकर क्या कर रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका इसे सिर्फ ड्रग्स का आरोप नहीं मानता है। असली डर क्या है, लोगों को लगता है कि आज कहा जा रहा है कि कोलंबिया ड्रग्स बना रहा है, ड्रग्स की समस्या है। कल कहा जाएगा कि कोलंबिया में जो है सरकार नाकाम है। तीसरे में कहा जाएगा कि कोलंबिया हमारे देश के लिए यानी कि यूएसए के लिए सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। और चौथे में क्या होगा कि तुरंत जो है यूएसए की पूरी सेना आएगी और कोलंबिया में दखल देना जो है जरूरी समझकर दखल देगी, उठा के लेकर चली जाएगी। यानी कि ड्रग्स जो है वो दबाव का एक बहाना है। और यही पैटर्न जो है वो लैटिन अमेरिका में हमने कहा कि पहले भी देखा जा चुका है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूएस बैक राइट विंग मिलिट्री कॉप्स इन लैटिन अमेरिका आपको दिख रहा है। क्यूबा 1951, ग्वाटेमाला 54, हैती 91 में 2004 में, होंडुरास में 2009 में, एल सल्वाडोर में 90s 80s में, निकारागुआ में 80s में, पनामा में 89 में, डोमिनिकन रिपब्लिक में 65 में, पेरू में 62 और 75 में, वेनेजुला में 2002 और अभी हाल फिलहाल बोलिविया 1964 2019, पराग्वे 1954, ब्राजील 1964, चिली 1973, अर्जेंटीना 1976 और उरुग्वे 1973। तो ये घटनाएं जो हैं वो घट रही हैं, वो हो रही हैं बार बार। तो इसीलिए अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आज फिर हम कह रहे हैं कि कल वेनेजुला, फिर कोलंबिया, कल कोई और देश। और इसी वजह से ऐसे बयान जो है वो पूरे क्षेत्र जो है उन सभी को डरा हुआ या सतर्क रखने के लिए के लिए मजबूर कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो बयान दिया, वो बयान किसके लिए दिया, तो इसके अलावा इन्होंने बयान दिया मैक्सिको के लिए कि भैया मैक्सिको, अब मैक्सिको कहां है, तो यूएसए के नीचे आपको ये क्षेत्र जो देखने को मिल रहा है, ये आपको मैक्सिको का क्षेत्र है। मैक्सिको के बारे में कहें कि भैया मैक्सिको में कार्टेल और संप्रभुता की लड़ाई चल रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के बारे में कहते हैं कि मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी की पूरी जो है वहां के जो ड्रग्स कार्टेल हैं उनसे डरी हुई हैं। तो कुल मिलाकर यहां मैक्सिको और लैटिन अमेरिका को जो है वो ये नहीं समझना होगा कि ये सिर्फ एक बयान है ना। यहां दो स्थितियां बन रही है। यानी कि यहां ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि वहां की सरकार कमजोर है, तो सरकार कमजोर है तो वहां का जो कार्टेल सिस्टम है जो कि ड्रग्स चला रहा है वो संभाल नहीं पा रही है, इसलिए यूएसए को मैक्सिको में इंटरफेयर करना होगा। दूसरा, अगर वो कहें कि भैया कार्टेल चल रहा है और सरकार भी सही है, यानी कि सरकार मजबूत है, तो मैक्सिको की सरकार जो है यूएसए के लिए जो है वो क्या हो जाएगी, खतरा बन जाएगी। यानी कि ट्रंप यहां क्या कहना चाहते हैं, अगर राज्य कमजोर है तो यूएसए दखल दे, राज्य मजबूत है तो यूएसए फिर भी दखल दे। क्यों? क्योंकि वो मजबूत राज्य जो है वो यूएसए के लिए खतरा हो सकता है। दोनों ही हालात में जो है यूएसए क्या करना चाहता है, ट्रंप क्या करना चाहता है कि लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के ऊपर दबाव जो है डालना चाहता है, यानी कि मैक्सिको के ऊपर दबाव डालना चाहता है। और इससे नुकसान किसको होगा, इससे नुकसान मैक्सिको की संप्रभुता के लिए होगा।
तो मेक्सिको के लिए असली सवाल कार्टेल से अधिक उसकी संप्रभुता का है और इसलिए ऐसे बयान मेक्सिको ही नहीं पूरे लैटिन अमेरिका को फिर से सतर्क और चिंतित करने की बात है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, क्यूबा के लिए, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, आपको ये क्यूबा नजर आ रहा है। हमने कोलंबिया को देख लिया, वेनेजुएला में घटना घट चुकी है, मेक्सिको की बात हमने कर ली, अब क्यूबा को भी मैसेज दिया गया है कि भैया तुम अलर्ट हो। क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी साथियों बहुत पुरानी है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, नाम है मार्को रूबियो। उन्होंने क्यूबा को लेकर यह कहा कि अगर मैं हवाना में रहता तो मैं चिंतित होता। और यह बात सुनने में आपको छोटी लगती है, लेकिन क्यूबा के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। क्यों? क्योंकि क्यूबा इसे यह समझता है कि अमेरिका आज भी हमें शांतिपूर्ण रहने वाले देश के रूप में नहीं जानता है, बल्कि बदलने वाले शासन के रूप में हमें मानता है। यानी भाषा नहीं है, लेकिन सोच वही पुरानी है जो पहले अमेरिकन की थी। क्यूबा से अमेरिका क्यों डरता है? क्योंकि क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते दशकों पुराने जो है एक दुश्मन की तरह चल रहे हैं। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका क्यूबा में सरकार बदलने की कोशिश करता रहा और इसलिए जब भी कोई बड़ा अमेरिकी नेता चिंता की बात करता है तो क्यूबा को लगता है कि हम फिर से जो है वो अमेरिका के निशाने में आए। यानी कि कुल मिलाकर क्यूबा जो है इसमें रिजाइम चेंज इमेजिनेशन का जो पूरा का पूरा खेल जो है चल रहा है। और रिजाइम चेंज इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि अमेरिका के दिमाग में क्यूबा आज भी एक ऐसा देश है जहां व्यवस्था जो है वो बदली जा सकती है, यानी कि बदल दो। यानी कि क्यूबा के लिए दुश्मन पुराना है, भाषा नहीं है, लेकिन इरादे वही पुराने हैं। और इसलिए मार्को रूबियो का जब यह बयान आता है कि क्यूबा को के बारे में, तो क्यूबा को यही याद दिलाता है कि उसकी संप्रभुता आज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जिस दिन अमेरिका को मन करेगा उस दिन क्यूबा में जो है वो खेला खेल देगा। चलिए साथियों, आपके स्क्रीन पर ये कोलंबिया से ये रूट दिख रहा है, जिस रूट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि भैया हमारे यहां तुम ड्रग्स जो है वो भेजते हो। ये देखिए कोलंबिया कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी से ये सीधे आपका कहां पहुंच गया, यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए दूसरा, आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं वो ड्रग्स की हैं, जो ड्रग्स पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा ये दूसरा आपको और रूट दिख रहा है, जैसे कि हमने बात किया क्यूबा से, अगर हम बात करें तो यहां से भी कहा जा रहा है कि इस तरह से आपका यूएसए जो है, और ये पूरा का पूरा जो है इसको कहा जाता है कि ड्रग्स सप्लाई का जो है वो रूट है। आपके स्क्रीन पर ये ड्रग्स बनते हुए भी वहां के देखना है, जो कि इमेजेस हमने लिए। मैक्सिको की अगर हम बात करें साथियों, तो यूएसए कहता है कि मैक्सिको का ये जो रूट दिख रहा है, इस रूट से जो है वो क्या किया जा रहा है, ड्रग्स कार्टेल जो है वो पूरे के पूरे एक्टिव है। ये कुछ क्षेत्र हैं जो कार्टेल समूह हैं कि ये इस तरह से मैक्सिको से जो है वो क्या कर रहे हैं, यूएसए जो है वो ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब जो हमें और भी प्रश्न को समझना होगा, लीगल डायमेंशन से इसको समझना होगा कि अमेरिका की के द्वारा जो वेनेजुएला में ये सारा का सारा कार्य किया गया, यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो किडनैप किया गया, क्या ये तर्कसंगत था? क्या कानूनी रूप से सही था? तो इसको लेकर अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है, जिनका नाम है पामेला बोंडी, इन्होंने कहा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनका संबंध ड्रग्स से, आतंकवाद से है। वो ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रहे थे, हथियार से जुड़ा हुआ अपराध कर रहे थे। तो यहां कोई भी कानून का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे यूएसए को जो है वो क्या था, खतरा था। और अगर कोई देश ये काम कर रहा है तो वह दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपनी अदालत में जो है वो अपराधी घोषित कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसमें ऐसी बातें, तो कहीं कोई भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। क्योंकि हर देश जो है वो आजाद है, हर देश की अपनी संप्रभुता है ना? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के कानून के अधीन है, वैसे ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति वेनेजुएला के कानून के अधीन है। और अगर यह नियम टूट जाए तो ताकतवर देश क्या करेगा, कमजोर देश के नेताओं को जब चाहे तब उठाएगा, कोर्ट के नाम पे घसीट के ले जाएगा। साथियों, किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जो है वही खास सुरक्षा होती है। अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहते हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की अदालत में आमतौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। और इसी शब्द को कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, यानी कि राष्ट्रपति को जो कानूनी सुरक्षा जो है वो मिली है। लेकिन यहां एक बात अपवाद बन जा रही है। अपवाद क्या बन जा रही है? जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी अनुमति देता है तब आप क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे कि इजराइल की और रशिया के बारे में, हम पुतिन के बारे में भी अगर हम बात करें तो जैसे उनको गिरफ्तार करने का आदेश है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत अगर इस प्रकार के कानूनी कार्यवाही का आदेश देता है तो आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से अपनी अदालत में अपराधी घोषित नहीं कर सकता है, जब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसकी अनुमति ना मिले।
इसलिए मादुरो का जो पूरा का पूरा मामला है, ये सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि दुनिया के नियम और देशों की आजादी से जुड़ा, देशों की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। थोड़ा सा इसको हम और भी विस्तार से देखें, और भी विस्तार से देखते हुए समझें, है ना। साथियों, अगर हम पूरा जियो पॉलिटिक्स डायमेंशंस में इसको देखें, 360 डिग्री पे अगर हम पूरी बातों को समझें, तो इसे हमें समझना और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अपना घर और बाहरी का दखल। साथियों, हर देश अपना घर है और कोई बाहर वाला आकर आपको आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन आज के जो हालात बदल गए हैं कि छोटे और कमजोर देश पर अपनी बात ठीक से जो देश नहीं रख पा रहे हैं, बड़े और ताकतवर देश क्या कर रहे हैं, उसको अपनी मर्जी से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके पास ताकत है वही क्या कर रहा है, नियम बना रहा है। और इसी को लेकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वो डरे हुए हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, जिन देशों के बारे में कहा जाता है कि ये सारे के सारे देश जो हैं वो ग्लोबल साउथ के देश हैं। यानी कि अगर हम मैप पे इस बात को देखें तो आप ये समझ लीजिए कि मैप में अगर इस क्षेत्र को अगर हम देखें, एक बार मैं देखूं अगर विश्व का कोई नक्शा मेरे पास हो तो मैं वहां समझाने का आपको प्रयास करूं, है ना। तो विश्व का कोई नक्शा मुझे दिख नहीं रहा है ना। तो मान लीजिए ये हो गया ना, ये आपका 0 डिग्री से नीचे के जितने देश आपको इधर के दिख रहे हैं, है ना। तो उन सारे देशों को जो है वो हम मान लेते हैं क्या चीज, उन सारे देशों को हम ग्लोबल साउथ के देश मान लें, चाहे उसमें एशिया के हो, अफ्रीका के हो, लैटिन अमेरिका के देश। अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज जो है उनको हम ग्लोबल साउथ का, ठीक है ना। अब इन लोगों की सोच क्या है कि आज अगर वेनेजुला के साथ ऐसा हुआ तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश के ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, उसके राष्ट्रपति के ऊपर केस चल सकता है। तो आम आदमी को यह लगता है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। साथियों, लेकिन यहां एक चीज और भी हमें ध्यान देना है। जब हम बात वेनेजुला की कर रहे हैं, जब बात हम लैटिन अमेरिका की कर रहे हैं, तो हमें जो दिख रहा है वही बिल्कुल सही नहीं। यहां आपको एक दूसरे एंगल से देखना है, दूसरे एंगल से, यानी कि चीन और रूस के नजरिए से भी देखना है। आपको इस पूरे केस में चीन और रूस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप इस पूरे केस में चीन और रूस को जो है वो साथ लेकर जब चलेंगे तब आपको थोड़ा सा मामला और भी आसानी से जो है वो समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं चर्चा करता हूं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये पुतिन नजर आ रहे हैं और ये मादुरे नजर आ रहे हैं, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। ठीक। अमेरिका पहले ये सोचता था कि लैटिन अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा उनका इलाका है, लेकिन अब चीन वहां पहुंच चुका है। अमेरिका को इसी बात का गुस्सा है कि लैटिन अमेरिका अगर अमेरिका का इलाका है तो चीन वहां क्यों गया, चीन वहां पैसा क्यों लगा रहा है, चीन वहां सड़क, बंदरगाह और फैक्ट्री क्यों बनवा रहा है, चीन वहां व्यापार और कर्ज क्यों दे रहा है। दूसरा, रूस क्या कर रहा है, रूस वहां राजनीतिक रूप से क्यों समर्थन दे रहा है। और यही बात जो है, रशिया और चाइना का इंटरफेरेंस लैटिन अमेरिका में अमेरिका को पच नहीं रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, इसलिए अमेरिका ज्यादा शक्त हो रहा है। और सबसे डरावने वाली जो बात है, अगर ये आज सारी बातों को सामान्य मान लिया जाए तो कल हर ताकतवर देश जो है वो किसी भी दूसरे देश के ऊपर जो है, जिसको छोटा समझेगा, उनको कहेगा कि तुम मेरे लिए खतरा हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे नेता को जो है वो अपने यहां पकड़ के ला रहा हूं। यानी दुनिया में कानून कहीं नहीं होगा, जिसके पास ताकत होगा वही जो है वो चलेगा। इससे पूरे मामले को अगर हम समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो छोटे देश हैं उनकी आजादी जो है खतरे में आ जाएगी। जो गरीब और विकासशील देश है वो डरे हुए रहेंगे। जो बड़ी ताकतें हैं वो आपस में लड़ाई लड़ेंगी और कोशिश करेंगी गरीब देशों के ऊपर, छोटे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और भविष्य में एक गलत मिसाल जाएगा। अब एक तस्वीर और भी मैं दिखाता हूं और कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बात करता हूं। साथियों, एक फिगर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर 2006 से लेकर 2017 का। स्टॉक ऑफ चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज टू इंक्रीज। अब देखिए 2006 से लेकर 2017 तक अगर आप देखेंगे तो चीन का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये जो बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा वैसे वैसे अमेरिका का तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। साथियों, चाइना ट्रेड्स एक्सपेंशन अगर आप देखें, आपके तरफ एक दो इमेजेस दिख रही हैं। इमेजेस को ध्यान से देखिए, ये सन 2000 की इमेजेस हैं और ये 2023 की है। ये जो भी ब्लू कलर है वो अमेरिका को और जो रेड कलर है वो चाइना को जो दिखा रहा है। अमेरिका का सन 2000 में प्रभाव देखिए आपको लैटिन अमेरिका में कैसे दिख रहा है, और 2023 में अमेरिका का प्रभाव देखिए तो यहां आपको दिख रहा है, और लैटिन अमेरिका के दो, बाकी सारे में आपको रेड रेड नजर आ रहा है, यानी कि चीन का प्रभाव दिख रहा है। बताइए अमेरिका कैसे पचा लेगा कि उसके क्षेत्र में चीन का जो है वो दबदबा बढ़ रहा है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम अमेरिका चाइना का जान ही रहे हैं, है ना। अब बेल्ट एंड बीआरआई प्रोजेक्ट,
लैटिन अमेरिका में इसकी बहुत तेजी से जो है वो विस्तार देखने को मिल रहा है। अब कौन-कौन सी कंट्री हैं? तो लैटिन अमेरिका की वो कंट्री जैसे कि आप देखिए यहाँ आपको बारबाडोस, बोलिविया, चिली, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वाडोर, उरुग्वे, वेनेजुला, है ना? ट्रिनिडाद टोबैगो, पनामा, जमाइका, गुयाना, एल साल्वाडोर, ये सारे की सारी कंट्रीज जो है वो किससे जुड़ गई हैं? वो सारी की सारी कंट्री जुड़ गई हैं चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट से। और अमेरिका को टेंशन कि भैया चाइना एशिया में और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में जो है वो बीआरआई प्रोजेक्ट चला रहा है, थोड़ा सा और टेंशन देते हैं। चाइनीज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका में देखिए आप, है ना? चाइना क्या कर रहा है? एयरपोर्ट, ब्रिज, बस टर्मिनल, कनाल, मेट्रो, पोर्ट्स, टनल, रेलवे और रोड सभी जो है वो लैटिन अमेरिका के देशों में, ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं जिसमें कि हम होंडुरास, कोस्टा रिका, पनामा की बात करें, बोलिविया में आप देखिए, है ना? इसके अलावा आप देखिए पूरा का पूरा आप जितना भी ये सब देख रहे हैं ब्लू 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 आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे चाइना के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहा है। ये जमाइका में देखिए और कैरेबियन कोस्ट में देखिए, आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है वो अमेरिका इतने गुस्से में है। चाइना इसका और भी देखिए, लिथियम के लिए साथियों हमको सब पता है कि इस समय हम एआई के क्षेत्र में जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में जा रहे हैं और लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि मैक्सिको, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये सारे के सारे लैटिन अमेरिका की कंट्री हैं, यहां जो है वो लिथियम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लिथियम के लिए। इसके अलावा अफ्रीका के कंट्रीज में भी लिथियम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप समझ रहे हैं लिथियम के लिए प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन के यहां यहां चल रहा है। अमेरिका कैसे बचा सकता है? थोड़ा सा और आगे बढ़िए। साथियों आपके स्क्रीन पर ये जो मैप दिख रहा है इसमें लिथियम माइनिंग जिसको कि ट्रायंगल कहा जाता है, लिथियम ट्रायंगल, इसमें चिली है, बोलिविया है और यहां अर्जेंटीना दिख रहा है। और इस सारे के सारे आपको जो लिथियम ट्रायंगल है इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई है तो चीन है। आगे बढ़ते हैं। लैटिन अमेरिका ट्रेड रेस, चाइना वर्सेस यूएसए। अब ये देख लिया, ये आप देखिए मैंने वही बात किया, ब्लू जो है वो अमेरिका और रेड जो है वो चाइना। समझ रहे हैं ना आप? लड़ाई कहीं और की है, दिखाया कहीं और जा रहा है। मतलब आप पूरा समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल जो है, इसमें ड्रग्स की बात की जा रही है, आतंकवाद की बात की जा रही है। अब उसमें कितनी सत्यता है वो एक तरफ, लेकिन आप देख रहे हैं कि लैटिन अमेरिका में जिस प्रकार से चीन का प्रसार हो रहा है, अमेरिका यानी कि यूएस है, यानी कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं कि चीन भैया यहां कैसे आ गया। और चीन के खिलाफ जो है वो पूरी की पूरी जो कोशिश है वो किसकी है? ट्रंप की। यानी कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वही जो है वो लैटिन अमेरिका में युद्ध का कारण है। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में ईरान की बात करें, इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, अफगानिस्तान के क्षेत्र की बात करें, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में भी चीन और अमेरिका आपस में लड़ेंगे। यानी कि लैटिन अमेरिका का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वह युद्ध भूमि में अगर तब्दील हो जाए तो इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। इधर से चाइना, इधर से अमेरिका, और ये पूरा का पूरा यहां का व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं। करेंट कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। साथियों चाइना यहां पर बैठा हुआ है और यहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखिए, इधर पाकिस्तान आपको दिख ही रहा है, इधर बांग्लादेश को जोड़ने का प्रयास कर ही रहा है, इधर श्रीलंका जुड़ ही गया है। ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो बीआरआई के में जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे कंट्रीज। अफ्रीका की 53 कंट्री, सेंट्रल एशिया की 6 कंट्री, ईस्ट एशिया की 3, यूरोप की 29, लैटिन अमेरिका की 22, मिडिल ईस्ट की 9, पैसिफिक की 12, साउथ एशिया के 6 और साउथ ईस्ट एशिया के 10। समझ रहे हैं? तो अब समझिए कि इतने सारे कंट्री जो हैं वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर, और चाइना का क्या टारगेट है कि मई 2025 में चाइना ने 150 में से, मतलब 146 से 150 देशों के साथ इसने जो है वो क्या करने का है पूरा कि हम भैया एमओयू करेंगे कि हम आपके साथ बीआरआई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और देखिए साथियों, ये ब्राजील है और ये ब्राजील का जो है वो ईस्टर्न आपका कोस्ट दिख रहा है और ये पेरू है वेस्टर्न। अब पेरू, पेरू से ब्राजील, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ब्राजील पेरू बायो ओशनिक कॉरिडोर जो है वो चीन बना रहा है, जो कि आपका बीआरआई का ही पूरा का पूरा मामला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक, तो अब आप समझ रहे होंगे, अब आपके दिमाग का जो है ढक्कन खुल गया होगा, आप समझने लगे होंगे भैया बीमारी तो कुछ और है। साथियों ये जो लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है इसमें चाइना ने विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी, ऑयल, बायोमास और अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट किए हुए, ये देख रहे हैं आप।
यानी कि एनर्जी सेक्टर्स में ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किसका है? चाइना का है। समझ गए? तो क्या है टेंशन? मोस्ट इंडेप्ट कंट्रीज चाइना से सबसे ज्यादा उधार लेने वाली कंट्रीज कौन है? तो वेनेजुला, $60 बिलियन है। उसके बाद ब्राजील, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, बोलिविया, जमाइका, मैक्सिको, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो और डोमिनियन रिपब्लिक, ये सब जो है वो चाइना से जो है वो क्या लिए हुए हैं? उधार लिए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि चाइना शांत बैठने वाला है इतना पैसा देने के बाद? कुछ ना कुछ तो उठापटक जो है वो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने देश पर। साथियों, ये पूरा का पूरा जो मामला है इसे भारत कैसे देख रहा है? साथियों, भारत पहले से नॉन इंटरवेंशन की बात करता है, दखल ना देने की नीति पर। भारत की विदेश नीति जो है उसकी एक बुनियादी सोच है कि हर देश अपने फैसले खुद करे, बाहर से जबरदस्ती किसी देश में हमें दखल नहीं देना है। क्योंकि भारत का मानना है साथियों कि आज किसी और देश में अगर हम दखल दे रहे हैं तो कल कोई हमारे देश में भी जो है दखल दे सकता है। इसलिए भारत ऐसे मामले में सीधी कोई भी अगर कार्यवाही हो तो उसका समर्थन नहीं करता है। साथियों, भारत जो है वो रणनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। भारत कहता है कि देखो भैया, हम किसी गुट में नहीं बंध रहे हैं। हम ना अमेरिका के साथ आंख बंद करके हैं, ना चीन और रूस के साथ बिना सोचे हैं। भारत चाहता है कि हर मुद्दे पर अपना स्वतंत्र फैसला हो और अपने राष्ट्रीय हित जो है वो पहले है। इसलिए भारत जो है वो रणनीतिक स्वतंत्रता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करें साथियों, तो भारत खुद को एशिया का सबसे बड़ा देश मानता है। ग्लोबल साउथ की आवाज जो है बनना चाहता है। अगर भारत किसी बड़े देश का दखल का समर्थन कर दे तो छोटे देशों का जो भरोसा है वो भारत पर टूट जाएगा। ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है भारत का वो कमजोर पड़ जाए। इसलिए भारत संतुलित और संयमित रह के काम करता है। अब यहां आप सोचेंगे कि भारत का रुख क्या होगा? साथियों, हो सकता है कि भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट का मेंबर है। भारत जो है क्वाड, एशियान, बिमस्टेक, सार्क, एससीओ, ब्रिक्स, G20, यूएन और इंडियन ओशियन रीम का जो है वो पूरा का पूरा मेंबर है। भारत इन मंचों पर जो है हो सकता है कि वो कहे कि भैया आप संयमित होकर काम करें। भारत सीधा कहेगा कि हम किसी का ये जो है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप अपने विवेक के आधार पर देखिए, लेकिन हमेशा यही देखिए कि युद्ध जो है वो कोई सही मार्ग नहीं है। भारत जो है वो पूरा जोर यही देगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, बातचीत, कूटनीति और शांति से जो है वो समाधान निकाला जाए। और भारत के लिए मामला जो है वो ताकत दिखाने का नहीं बल्कि पक्ष चुनने का मामला है। भारत हमेशा नियम, संतुलन, संवाद से दुनिया चलाने के बारे में बात करता है। इसलिए भारत चुप रहता है लेकिन बेपरवाह नहीं रहता है। वह सोच समझकर दूरदर्शिता के साथ चलता है। साथियों, वेनेजुला की जो पूरी की पूरी घटना है, वेनेजुला के बहाने अमेरिका का संदेश साफ है कि अब बात सिर्फ बातचीत ही नहीं, दबाव की है, जहां कानून, कहानी और ताकत तीनों एक साथ मिलकर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही आज की वैश्विक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के द्वारा किया हुआ ये काम है वेनेजुला में, वो कितना सही है? और क्या मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ये आतंकवाद और ड्रग्स के नाम पर जो भी धमकियां मिल रही हैं, वही सही कारण है? या रशिया या हम कहें चाइना का जो प्रसार नीति है, विस्तारवाद नीति है, इससे अमेरिका डर चुका है और चाइना को सीधे नहीं बोल पा रहा है। इसलिए ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को जो है मिडिल ईस्ट अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं, उनको जो है वो धमकी दे रहा है। आप अपने विचार को जो है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और ये तक्षशिला आईएएस बलिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उम्मीद करता हूं कि आप जुड़े हैं हमारे साथ और अपनी तैयारी को जो है बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।